हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा वीडियो सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए है। इस वीडियो में हम लगभग 20 क्वेश्चन कराएंगे। ये क्वेश्चन जो है तो सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। आने वाला एग्जाम जो सीटेट एग्जाम 14 दिसंबर को है, तो उस एग्जाम के लिए जो है सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन जो है तो ज्योग्राफी के कंटेंट वाले क्वेश्चन हमने लिए हैं। देखिएगा, एसएसटी में 60 नंबर का जो है एसएसटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें जो है तो 40 नंबर के कंटेंट बेस पे क्वेश्चन रहते हैं और 20 नंबर के पेडागोजी बेस पे क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए, हम इसमें जो है तो कंटेंट बेस पर ज्योग्राफी के क्वेश्चन करा रहे हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिएगा और वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए, पहला वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए। तो पहला वाला क्वेश्चन ये है कि वह सही क्रम पहचानिए जिसमें बाजार कार्य करते हैं। इसमें आपको वह सही क्रम पहचानना है कि जिसमें बाजार कार्य करते हैं। तो पहला वाला है उत्पादक, व्यापारी, उपभोक्ता, या सेकंड है कि उत्पादक, उपभोक्ता या व्यापारी। उसके बाद में अगला देखिएगा कि व्यापारी उत्पादक उपभोक्ता या उपभोक्ता व्यापारी उत्पादक। तो इसमें सही क्रम आपको पहचानना है कि जिसमें बाजार कार्य करते हैं। तो देखिए कि वह सही क्रम है जिसमें बाजार कार्य करते हैं। तो सबसे पहला हो जाएगा उत्पादक यानी प्रोडक्ट, उसके बाद व्यापारी और उपभोक्ता। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी उत्पादक, व्यापारी और उपभोक्ता। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किसी गांव में भूमि को मापने, लेखा जोखा रखने और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कौन उत्तरदायी है। अब किसी गांव में पूछा गया है कि भूमि को मापने, लेखा जोखा रखने और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए तो कौन उत्तरदायी है। तो पहला है ग्राम पंचायत, यानी किसी गांव में भूमि को मापने और लेखा जोखा रखने तथा उसका रिकॉर्ड रखने के लिए तो ग्राम पंचायत उत्तरदायी होगा। या अगला है पटवारी या जिलाधिकारी, या नेक्स्ट वाला देखिएगा कि पंचायत समिति। तो देखिए कि किसी गांव में भूमि को मापने, लेखा जोखा रखने और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए तो वो उत्तरदायी होता है पटवारी। पटवारी यानी नेकपाल, जिसे हम नेकपाल कहते हैं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एक विशिष्ट जाल, एक देखिएगा इसमें कहा गया है एक विशिष्ट जाल, चीना वाला, देखिए वाला लिखा है लेकिन ये वाला है, चीना वाला मछली पकड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसमें पूछा गया है कि वह जो है कौन सा राज्य है, किस राज्य में जो है तो एक विशिष्ट जाल जिसका नाम है चीना वाला, जो कि मछली पकड़ने के लिए प्रयुक्त होता है। तो उस राज्य का नाम बताना है। तो पहला है कर्नाटक, यानी चीना वाला जो जाल है मछली पकड़ने के लिए प्रयुक्त होता है तो वो कर्नाटक राज्य में प्रयुक्त होता है। या नेक्स्ट वाला देखिएगा केरल में, या आंध्र प्रदेश में, या तमिलनाडु में। तो देखिए कि एक विशिष्ट जाल जिसका नाम है चीना वाला, यानी उस जाल का नाम है चीना वाला, जो कि मछली पकड़ने के लिए प्रयुक्त होता है, तो वो प्रयुक्त होता है केरल राज्य में। या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप कक्षा में खोड़ और अप्तानी नागाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आप एक क्लास में जो है तो खोड़ और अप्तानी नागाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आपको उस माध्यम का चयन करना है जिस पर छात्र उन राज्यों को चिन्हित करेंगे जिनसे ये जनजातियां हैं। यानी आपको जो है तो जो है उस माध्यम का चयन करना है जिस पर छात्र उन राज्यों को चयन करेंगे जिनसे ये जनजातियां हैं, यानी जहाँ से ये जनजातियां आती हैं। खोड़ और अप्तानी नागाई जनजातियां, जहाँ से ये जनजातियां आती हैं। तो आइए देखिए, पहला है कि मानचित्र पर झारखंड और नागालैंड, या अगला है कि समय रेखा पर गुजरात और मेघालय, या नेक्स्ट है कि मानचित्र पर उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश, या अगला वाला देखिएगा कि समय रेखा पर गुजरात और नागालैंड। तो देखिए कि अप्तानी और नागाओं पर आप चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें आपको उस माध्यम का चयन करना है जिस पर छात्र उन राज्यों को चिन्हित करेंगे जिनसे ये जनजातियां हैं, यानी जहां से ये जनजातियां आती हैं। खोड़ और अप्तानी जनजातियां जहां से आती हैं, छात्र उन राज्यों को चिन्हित करेंगे। तो देखिए वो राज्य हैं मानचित्र पर उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, वे कहलाते हैं असंख्य छोटे पिंड। यानी बहुत सारे छोटे पिंड जो हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन देखिएगा उपग्रह, उसके बाद सेकंड है उल्का पिंड या धूमकेतु, या नेक्स्ट वाला देखिएगा ये क्षुद्र ग्रह।
तो देखिए इसमें कहा गया है कि असंख्य छोटे पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तथा मंगल व बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं तो वे कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की अंतरम परत मुख्य रूप से किससे बनी है। अब पृथ्वी की अंतरम परत यानी आंतरिक परत जो है तो वो मुख्य रूप से किससे बनी है। तो पहला है सिलिका और लोहा से, यानी पृथ्वी की आंतरिक परत जो है तो वो सिलिका और लोहा से बनी है। या अगला है कि निकिल और एल्यूमिना से, या नेक्स्ट है कि सिलिका और एल्यूमिना से, या निकेल और लोहा से। तो देखिए इसमें कहा गया है कि पृथ्वी की अंतरम परत जो है तो वो मुख्य रूप से किससे बनी है। तो पृथ्वी की अंतरम परत, पृथ्वी की आंतरिक परत जो वो बनी है निकेल और लोहा से। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। यानी कहाँ पर जो है सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य जो है तो वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। तो पहला है कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में, या अगला है कि आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य में, या नेक्स्ट है कि केवल कर्क रेखा और भूमध्य रेखा पर, या केवल मकर रेखा और विषुवत रेखा पर। तो देखिए इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से तो कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य जो है तो वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित हैं। अब इसमें कहा गया है कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान जो हैं तो वो निम्नलिखित महाद्वीपों में से तो किस महाद्वीप पर स्थित हैं। तो पहला है ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, या अगला वाला देखिएगा अफ्रीका, या अंटार्कटिका। तो देखिए इसमें कहा गया है कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान तो निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस महाद्वीप पर स्थित हैं। तो देखिए कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक जो शोध संस्थान है वो अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। गैर परंपरागत स्रोत यानी कभी ना समाप्त होने वाला स्रोत पूछा गया है। गैर परंपरागत का मतलब होता है कि जो कभी खत्म नहीं होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है। तो चलिए देखिए, तो पहला है प्राकृतिक गैस, उसके बाद सौर ऊर्जा, कोयला, या ईंधन। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि कौन सा जो है तो गैर परंपरागत स्रोत है। ईंधन का, ऊर्जा का जो है, ऊर्जा का देखिएगा तो गैर परंपरागत स्रोत है जो कि कभी नहीं समाप्त होता है। यानी गैर परंपरागत का मतलब होता है तो कभी ना समाप्त होने वाला स्रोत। तो देखिए कभी ना समाप्त होने वाला स्रोत तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। अब इसमें कहा गया है कि विशेष रूप से जो है तो निर्मित टैंकों और तालाबों में तो मछली का प्रजनन क्या कहलाता है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए कि विटिकल्चर, यानी विशेष रूप से तो निर्मित टैंकों और तालाबों में तो मछली का प्रजनन जो कहलाता है तो वो विटिकल्चर कहलाएगा, या हार्टिकल्चर, या पीसीकल्चर, या सेरिकल्चर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पीसीकल्चर। यानी विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों से मछली का प्रजनन जो कहलाता है तो वो कहलाता है पीसीकल्चर। यानी मत्स्य उत्पादन जहाँ पे भी होता है तो उसे कहा जाता है पीसीकल्चर। मत्स्य उत्पादन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा पीसीकल्चर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। जब एक नदी जो है तो मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। तो देखिए वो क्या कहलाता है। जब एक नदी जो है तो मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कि कहलाता है। तो पहला है कि बाढ़ का मैदान, या विसर्प, या चाप झील, या अगला वाला देखिएगा कि तटबंध। तो देखिए कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, तो उसे हम कहते हैं विसर्प। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए तो यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है। अब अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में पूछा गया है, जब आपदा आती है तो ऐसे समय में लोगों को बचाने के लिए, भोजन पहुंचाने के लिए, कपड़े, जल तथा जो है दवाइयाँ देने के लिए, तो इसमें पूछा गया है कि सबसे अच्छा साधन कौन सा, यातायात का जो सबसे अच्छा साधन, बेहद उपयोगी साधन जो होगा तो वो कौन सा होगा। तो देखिए, पहला है रेल मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग या वायु मार्ग। तो देखिए, सबसे अच्छा साधन उस समय होगा जब आपदा आई रहेगी। ऐसी सिचुएशन में आपको लोगों को बचाने के लिए भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए तो यातायात का सबसे अच्छा साधन जो माना जाएगा वो माना जाएगा वायु मार्ग। देखिए, इससे संबंधित एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे सस्ता साधन कौन सा है। तो सबसे सस्ता साधन जो अगर पूछा जाएगा तो सबसे सस्ता साधन होगा जल मार्ग। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे सस्ता साधन तो जल मार्ग हो जाएगा, और सबसे महंगा साधन तो सबसे महंगा साधन वायु मार्ग होगा। और इस जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा वायु मार्ग। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा कि भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय में संबंधित है वह कहलाती है। अब भूगोल की वह शाखा जो है तो विशिष्ट मानव जनसंख्या के संरचना के विषय से संबंधित है, तो वो क्या कहलाती है। तो पहला है जैव भूगोल या जनसांख्यिकी, या अगला है मानव भूगोल या नगरीय भूगोल। तो देखिए कि भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है तो वो कहलाती है जनसांख्यिकी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। समताप मंडल की जो है परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं यानी अच्छी होती हैं, तो इसमें सही कारण का चयन करना है। तो पहला है कि उच्च वायुदाब, यानी समताप मंडल पर उच्च वायुदाब होती है, इसीलिए जो है हवाई जहाज उड़ाने के लिए अच्छी होती है। या निम्न वायुदाब, या बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना। या अगला है कि आंधी वाली परिस्थितियां यानी तेज पवन। तो देखिए कि समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, तो सही कारण जो है तो वो है कि बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होना, यानी बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त होती हैं, इसीलिए जो है तो समताप मंडल की वो परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है कि गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये। अब गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये क्या करती हैं। तो पहला है कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। या अगला है कि अंतर्भीम यानी भूमि के नीचे से गर्म होती हैं। या नेक्स्ट है कि गर्म पानी के झरनों यानी स्रोतों द्वारा गर्म होती हैं। या भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं। तो देखिए कि गल्फ स्ट्रीम महासागरीय जलधारा है क्योंकि ये ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें जो है अधिक उपयोग करना चाहिए तो सुझाइए। तो अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए तो वह कौन से संसाधन है। तो पहला है अनवीकरणीय संसाधन, या नवीकरणीय संसाधन, या मानव निर्मित संसाधन, या अगला है कि अजैव संसाधनों। तो देखिए कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए तो हमें जिस संसाधनों का अधिक उपयोग करना चाहिए वह संसाधन है नवीकरणीय संसाधन, यानी रिन्यूएबल संसाधन जो दोबारा बन सके। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लद्दाख की जलवायु जो है तो अत्यधिक शीतल और शुष्क है। निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है। लद्दाख की जलवायु जो है तो अत्यधिक शीतल और शुष्क है, तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है। तो पहला है अक्षांश, सेकंड है ऊंचाई, अगला है वायुदाब और एवं पवने, या समुद्र से दूरी। तो देखिए कि लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है,
तो इसमें सबसे अच्छा कारण जो है, सबसे अच्छा ऑप्शन पूछा गया है कि सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा होगा, उसे हमें सुझाना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि ऊंचाई। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। जनसंपर्क यानी लोगों के संपर्क के माध्यम का तो उदाहरण नहीं है, कौन सा। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए, समाचार पत्र या रेडियो या सेल्युलर फोन या टेलीविज़न। तो देखिए इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से तो कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। तो देखिए कि जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है तो वो है सेल्युलर फ़ोन। सेल्युलर फ़ोन जो है तो ये जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। बाकी समाचार पत्र भी हैं, रेडियो भी है और टेलीविज़न भी है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे। यानी निम्नलिखित मानचित्रों में से तो आप कौन सा मानचित्र जो है तो कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे। तो पहला है भौतिक मानचित्र या राजनीतिक मानचित्र या कथ्यपरक थीमेटिक मानचित्र या अगला है कि प्राकृतिक मानचित्र। तो देखिए कि पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए तो जिस मानचित्र का हम उपयोग करेंगे वो हो जाएगा भौतिक मानचित्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वायुमंडल की परत की पहचान कीजिए। तो पहला है यह परत बादलों से मुक्त होती है, यानी ये परत जो है तो ये बादलों से मुक्त होती है। उसके बाद यह परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। सी है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। तो इस परत का जो है चुनाव करना है, यानी ये तीनों जो है तो किस परत के अंतर्गत आएगी। यानी इस परत में ये परत जो होती है तो बादलों से मुक्त भी होती है। उसके बाद यह परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। तो देखिए वो कौन सी परत होगी, तो उस परत का नाम हो जाएगा समताप मंडल। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।